42 टन MIC गैस को हवा में रिलीज़ होने में सिर्फ 50 से 60 मिनट का टाइम लगा और RD प्रधान को यह ऑर्डर देने वाला और कोई नहीं बल्कि उस टाइम के यूनियन होम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव थे। एक ही रात में भोपाल के हज़ारों लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे क्योंकि UCL में 22% शेयर तो खुद गवर्नमेंट की थी, जिस वजह से घटना के जिम्मेदार इंडियन गवर्नमेंट भी रही। इस एक्सपोजर की वजह से जितने भी जानवर थे वो सबके सब मारे गए। दरअसल शुरुआत से ही मध्य प्रदेश गवर्नमेंट UCL के साथ खड़ी थी। मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे इन शॉर्ट MIC भी कहा जाता है, एक कलरलेस केमिकल होता है। इसका काम पेस्टिसाइड बनाने के लिए यूज़ होता है। सिर्फ 1 ग्राम MIC किसी भी इंसान के लिए जानलेवा हो सकता है। अगर इसे पानी के साथ मिलाया जाए तो ये तुरंत रिएक्ट करता है और टॉक्सिक गैसेस बनाने लगता है। ये गैस ना सिर्फ जल्दी फैलती है बल्कि इसका इम्पैक्ट इंसानी बॉडी पर यूनिवर्सल होता है। अगर कोई इस गैस के असर से ज़िंदा बच भी जाए तो उसके लंग्स और इम्यून सिस्टम कभी ठीक नहीं होते। और यहाँ तो बात हो रही है पूरे 42 मैट्रिक टन यानी 68,000 लीटर्स MIC की। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड UCIL, जो भोपाल के मध्य प्रदेश के JP नगर एरिया में लोकेट था, ये प्लांट 1969 में सेटअप किया गया था और इसका काम था पेस्टिसाइड बनाने के लिए रॉ मटेरियल का प्रोसेस करना। ये एक अमेरिकन कंपनी UCC, जो कि इसकी पेरेंट कंपनी थी, MIC गैस को बनाने के लिए रॉ मटेरियल का इंपोर्ट होता था, जैसे फॉस्फोजेन और मेथलामाइन। ये दोनों हाईली टॉक्सिक और रिएक्टिव केमिकल्स हैं जो MIC गैस बनाने के लिए रिएक्ट किए जाते थे। UCC के डिज़ाइंस और टेक्नोलॉजी के ज़रिए भोपाल प्लांट में MIC का प्रोडक्शन होता था, जो पेस्टिसाइड स्पेशली 7 नाम के ब्रांड का पेस्टिसाइड बनाने के लिए यूज़ होता था, जो कि इस प्लांट का प्राइमरी प्रोडक्ट था। MIC एक हाईली रिएक्टिव और हज़ार्ड केमिकल है, इसलिए इसका इंपोर्ट या ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत ही रिस्की होता है। इस वजह से UCIL ने लोकल प्रोडक्शन का मॉडल एडॉप्ट किया था और शुरुआत में ही कंपनी में अंडरग्राउंड टैंक्स बना दिए गए थे। टैंक्स को थ्योरेटिकली ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि इन केमिकल्स को 3 टैंक्स में स्टोर किया जाता था और इन टैंक्स का नंबर था E610, E611 और E619। इन टैंक्स में MIC गैस लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर में स्टोर करना ज़रूरी था ताकि केमिकल स्टेबल रहे और लीकेज ना हो। इनमें से हर टैंक की मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी 68,000 लीटर्स अप्रोक्सीमेट 42 मैट्रिक टन्स थी। कंपनी के सेफ्टी रेगुलेशन के हिसाब से हर टैंक को सिर्फ 50% कैपेसिटी तक बढ़ने की इजाज़त थी, जो लगभग 30 टन्स के बराबर होता था। टैंक्स को नाइट्रोजन गैस के प्रेशर से प्रेशराइज किया जाता था, जो MIC को टैंक से बाहर निकलने में मदद करता था और टैंक्स के अंदर मॉइस्चर या इम्प्योरिटी को घुसने नहीं देता था। ये एक तरीके का सेफ्टी सिस्टम था जो इस केमिकल को सेफ और कंट्रोल में रखता था। UCIL ने प्लांट में कई सेफ्टी सिस्टम को डीएक्टिवेट कर दिया था या उनका मेंटेनेंस नहीं किया गया था। ये सब कॉस्ट कटिंग के लिए किया गया था क्योंकि कंपनी की पेस्टिसाइड की डिमांड कम होने के कारण फाइनेंशियल प्रेशर में थी। टैंक्स में स्टोर MIC काफ़ी टाइम तक वेस्ट कंडीशन में ही पड़ा था। MIC को स्टेबल रखना ज़रूरी था, लेकिन प्रॉपर मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग के साथ। लेकिन कंपनी ने सेफ्टी को साइड में रखकर सिर्फ अपना जेब गर्म करने के बारे में सोचा। टैंक्स में हाई प्रेशर बिल्डअप होने की कंडीशन में इमरजेंसी वेंट स्क्रबर और कूलिंग सिस्टम भी लगाए गए थे। ये प्लांट रेजिडेंशियल एरिया के काफ़ी करीब था, जिसमें नियरली बस थी, जैसे JP नगर, छोला रोड, रेलवे कॉलोनी और भी आसपास के कई जगह शामिल थे। इन सब एरिया में करीब 5 लाख लोग रहते थे। 1981 में एक वर्कर मेंटेनेंस जॉब के दौरान फॉस्फोजन केमिकल से इफेक्ट हो गया। ये केमिकल उस वक्त के खतरनाक इंडस्ट्रियल केमिकल का हिस्सा थी। वर्कर ने गैस मास्क पहना था, लेकिन पैनिक में आके उसने अपना गैस मास्क उतार दिया। उसे ज़्यादा फॉस्फोजन गैस इनहेल करनी पड़ी। इस वजह से कुछ दिनों में उसकी मौत हो गई। 1982 में एक और फॉस्फोजन गैस लीक का मामला सामने आया, जिसमें 24 वर्कर इस गैस के एक्सपोजर का शिकार हो गए। सबको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, लेकिन उनमें से कोई भी वर्कर के पास प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं थे। इस घटना के ठीक 1 महीने बाद फिर फरवरी 1982 में एक और MIC गैस का लीक हुआ, जिसमें 18 वर्कर इफेक्ट हुए। 1983 और 1984 तक प्लांट में MIC, क्लोरीन, मोनोमेथलामाइन, फॉस्फोजेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के लीक्स होते रहे। कई बार यह गैसेस एक साथ मिक्स भी हो गई थी। एक जर्नलिस्ट राजकुमार केसवानी, जो भोपाल के लोकल न्यूज़पेपर रपट से जुड़े हुए थे, उन्होंने इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। उन्होंने अपनी फाइंडिंग को रिपोर्ट किया, सबको चेतावनी दी, भोपाल के लोगों जाग जाओ, तुम लोग एक वॉल्केनो के किनारे खड़े हो। यह वार्न करने वाला मैसेज था, लेकिन किसी ने भी इस मैसेज पर ध्यान नहीं दिया। अक्टूबर 1984 के आखिरी दिनों में एक फैटल प्रॉब्लम शुरू हुई।
टैंक E610 में अपना नाइट्रोजन प्रेशर खो दिया, जिसका मतलब था कि उसके अंदर रखा हुआ MIC निकाला नहीं जा सकता। E610 में इस वक्त 42 टन MIC स्टोर था। जब यह फेलियर हुआ तो MIC का प्रोडक्शन टेम्पररी बंद कर दिया गया था और इसके साथ साथ प्लांट की कई पार्ट्स को भी मेंटेनेंस के लिए बंद कर दिया गया था, इंक्लूडिंग फ्लाई टावर, जो कि एक सेफ्टी फीचर था। ये जो सब एक्सीडेंट हो रहे थे, इसमें एक बात साफ थी, प्लांट में सेफ्टी नॉर्म्स बिल्कुल भी ठीक नहीं थे और ये सब कुछ तब हो रहा था जब भोपाल के लोग अपने कामकाज और ज़िंदगी में बिजी थे और ये वार्निंग सिग्नल किसी ने नहीं नोटिस किया। लेकिन जब नवंबर 1984 के एंड में कैलेबरी का प्रोडक्शन दोबारा शुरू किया गया तो MIC E611 और E619 टैंक से लिया गया था। टैंक E610 में स्टोर 42 टन MIC अभी भी उसी कंडीशन में था, क्योंकि उसमें प्रेशर रिस्टोर करना अटेम्प्ट 1 दिसंबर 1984 को भी फेल हो गया था। 2 दिसंबर 1984 की ठंड रात जब भोपाल के मासूम भोले भाले लोग, जो कि दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करके थक हार के सोने की तैयारी कर रहे थे, उनको क्या पता कि ये उनकी आखिरी रात है। उनमें से तो कई लोग दिन दिहाड़ी और मजदूरी करते थे। हुआ यह था कि रात के 9 बजे जब वर्कर अपने रेगुलर रूटीन के तहत इस प्लांट की केमिकल प्रोसेसिंग पाइप को क्लीनिंग करने का काम शुरू कर रहे थे। केमिकल प्रोसेसिंग पाइप ब्लॉक थे, इसलिए वर्कर उसमें पानी मारकर पाइप को अनलॉक करने की कोशिश कर रहे थे। इस क्लीनिंग प्रोसेस के दौरान पानी एक साइड पाइप से टैंक E610 में एंटर करने लगा। इस टैंक में ऑलरेडी 68,000 लीटर्स MIC गैस स्टोर था। कुछ ही देर में टैंक E610 में 500 लीटर के आसपास पानी चला जाता है। जिससे हुआ ये MIC और पानी के मिलने से केमिकल रिएक्शन हुए, जबकि कंपनी को पता था ये केमिकल पानी के साथ मिलने से रिएक्शन करता है। तो कंपनी ने क्या सोचकर इस पानी के पाइप को टैंक E610 से डायरेक्ट जोड़ दिया। फिर रात के 10:30 बजे टैंक का प्रेशर 10 PSI तक पहुंच गया। वर्कर ने जब इस चेंजिंग की जानकारी प्लांट के सुपरवाइज़र को दिया, सुपरवाइज़र ने इसे इक्विपमेंट खराबी की वजह बताई, क्योंकि काफ़ी टाइम से इक्विपमेंट बंद थे और उनके मेंटेनेंस नहीं चल रही थी। करीब 11 बजे तक इस गैस ने धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। वर्कर्स ने कहा उनकी आंखें जल रही है। उन्हें पता चल गया कि कहीं से गैस लीक हो रही है। वर्कर ने तुरंत लीकेज को ढूंढना शुरू कर देते हैं। करीब 11:50 के आसपास एक छोटा सा लीक मिल भी जाता है, लेकिन प्लांट सुपरवाइज़र फैसला करता है कि लीकेज को टी ब्रेक के बाद ठीक करेंगे, जब तक और बाकी लीकेज को ढूंढो। ये गलत अंदाज़ा बहुत ही महंगा साबित होने वाला था। यह एक बहुत क्रिटिकल मोमेंट था जहां पर प्लांट के एम्प्लॉयज़ को अर्जेंटली एक्शन लेना था, लेकिन वो अपने चाय की चुस्की में बिजी थे। इनकी ये गलत डिसीजन और डिले ने जो चेन इवेंट शुरू किया, उसे कुछ ही घंटों में वो पूरी दुनिया को भोपाल गैस स्ट्रेटजी का सामना करना पड़ा। यह सब प्लांट के मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के स्लोनेस और नेग्लिजेंसी की वजह से होता रहा, जिसका अंजाम भयंकर डिजास्टर के रूप में सामने आने वाला था। जब टी ब्रेक के बाद रात 12:40 पर टैंक E610 का रिएक्शन एक क्रिटिकल स्टेज तक पहुंच गया। सिर्फ 5 मिनट में टैंक का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के काफ़ी ऊपर चला गया। प्रेशर 40 PSI तक पहुंच गया। ये सब इतनी तेज़ी से हो रहा था कि कोई भी समझ नहीं पा रहा है कि आगे क्या होगा। एक एम्प्लॉय ने देखा कि E610 टैंक के ऊपर जो कंक्रीट स्लैब थी वो क्रैक हो गया था और इमरजेंसी रिलीफ वाल्व भी खुल गए थे। ये वाल्व इसलिए होता है ताकि जब प्रेशर बहुत बढ़ जाए तो उसे रिलीज़ किया जा सके, लेकिन इसके बाद भी प्रेशर कंटिन्यू हो रहा था और 55 PSI तक पहुंच गया, जबकि टॉक्सिक MIC गैस को एटमॉस्फेयर में वेंट किया जा रहा था। 3 दिसंबर 1984 की रात जब टैंक E610 से टॉक्सिक MIC गैस का लीक हो गया तो प्लांट के अंदर गैस का कंसंट्रेशन इतना बढ़ गया कि वहाँ काम कर रहे एम्प्लॉयज़ के लिए उस इन्वायरमेंट में रहना इम्पॉसिबल हो गया। 12:50 पर एक एम्प्लॉय ने प्लांट के अलार्म सिस्टम को ट्रिगर किया, जिससे सायरन अलार्म शुरू हो गया। ये सायरन अलार्म 2 सिस्टम में डिवाइड था, जो UCL प्लांट के अंदर सुनाई देता था और दूसरा जो प्लांट के बाहर सुनाई देता था, भोपाल के लोगों को वार्न करने के लिए था। लेकिन ये सायरन सिस्टम जो था उन्हें 1982 में डीकपलर कर दिया गया था। इसका मतलब था कि फैक्ट्री के इंटरनल सायरन अलग बज सकते थे, जबकि पब्लिक सायरन को बंद रखा जा सकता था। और यही हुआ। पब्लिक सायरन 12:50 पर थोड़ी देर के लिए बजा, लेकिन उसे जल्दी ही बंद कर दिया गया। इन कॉन्टिनेंशनल लीक्स पर पब्लिक को अननेसेसरी पैनिक नहीं हो और वो समझ सके कि ये एक बस छोटी सी लीक थी। इस वजह से सायरन को बंद कर दिया गया और भोपाल के लोग को इस क्रिटिकल मोमेंट पर कोई वार्निंग नहीं मिल पाई। 42 टन MIC गैस को हवा में रिलीज़ होने में सिर्फ 50 से 60 मिनट का टाइम लगा। इस घटना से अनजान आम जनता अपने घरों में ही सीमित रह गए। करीब 1 बजे
जब पुलिस को इस गैस के लीक की जानकारी मिली तो 1:25 से लेकर के 2:20 के बीच में यूसीएल में 2 बार फ़ोन लगाया गया, लेकिन कंपनी मैनेजमेंट ने पुलिस को यकीन दिलाया कि सब ठीक है। लेकिन जब तीसरी बार फ़ोन करने पर पुलिस को यकीन हो गया कि कंपनी से गैस जो है लीक हो गई है। पुलिस ने तुरंत पास के हमीदिया हॉस्पिटल में फ़ोन किया, लेकिन वहाँ के डॉक्टर्स को भी नहीं पता ये कौन सी गैस है। उन डॉक्टर्स की भी गलती नहीं है, क्योंकि उन डॉक्टर्स को पैनिक के टाइम क्या करना चाहिए उसकी ट्रेनिंग नहीं मिली थी। पहले डॉक्टर को बोला गया कि ये अमोनिया गैस है, फिर बोला गया फॉस्फोरस है, पर जब तक ये पता चला कि ये मिथाइल आइसोसाइनेट है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स के लिए यह मामला एकदम नया था। इन्होंने आज से पहले इस गैस के बारे में ना सुना था, ना इनके पास इस गैस का कोई एंटीडोट था। हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ओवरवेल्ड हो गए। जिस एरिया में सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित हुए वहाँ लगभग 70% डॉक्टर अंडर क्वालिफाइड थे और उनके पास ऐसे थाउजेंड्स ऑफ कॉजुअलिटीज़ को हैंडल करने का एक्सपीरियंस नहीं था। मेडिकल स्टाफ को इस लेवल की इमरजेंसी सिचुएशन का कोई भी प्रिपरेशन नहीं था और डॉक्टर्स को MIC गैस का इन्हेलेशन के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट मेथड्स के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। ये एक और क्राइसिस था जिसमें मेडिकल रिसोर्स की कमी और लोकल हॉस्पिटल में मेडिकल स्टाफ की शॉर्टेज भी बहुत ज़्यादा थी। पेशेंट की शॉर्ट ब्रीथिंग के लिए डॉक्टर्स ने उन्हें ऑक्सीजन मास्क पहनाया, पर यह गैस ऑक्सीजन के साथ और भी भयानक हो गया और उनकी तुरंत डेथ हो गई। एक ही रात में भोपाल के हज़ारों लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। 3 दिसंबर 1984 की रात जब MIC का एक्सपोजर शुरू हुआ तो इनिशियल इफेक्ट बहुत ही भयानक थे। लोगों में खांसी, सवेर आई इरेशन, सफोकेशन का एहसास, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जलन, ब्रेथलेसनेस, स्टमक पेन और वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स देखने को मिले। ये सिम्टम्स को देखकर लोग प्लांट से भाग रहे थे, लेकिन उनमें से जो लोग भागे उनको ज़्यादा एक्सपोजर हुआ। व्हीकल में सफ़र कर रहे लोगों को थोड़ा कम एक्सपोजर हुआ, लेकिन छोटे हाइट के लोग और बच्चे ज़्यादा प्रभावित हुए और साथ ही इस एक्सपोजर की वजह से जितने भी जानवर थे वो सबके सब मारे गए। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस हवा से 2 गुना डेंस थी और ओपन इन्वायरमेंट में ये ज़मीन की तरफ गिरने की टेंडेंसी रखती थी, जिसके वजह से जो छोटे लोग थे उनको ज़्यादा गैस इनहेल करनी पड़ी। कुछ ही घंटों में हज़ारों लोग मौत के मुंह में चले गए। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक करीब 15,000 लोग इस डिजास्टर की वजह से मारे गए। ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से 15,000 लोग इस डिजास्टर से मारे गए, लेकिन अनऑफिशियल रिसोर्स इस नंबर को 25,000 तक बताते हैं। 5 लाख लोग इस गैस के एक्सपोजर से डायरेक्ट शिकार हुए या इनडायरेक्ट शिकार हुए, जिसमें से कई लोग लाइफ लॉन्ग हेल्थ इश्यूज जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, कैंसर और जेनेटिक डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं और आज भी उस जहर का असर उनकी अगली नस्लों तक महसूस किया जा रहा है। यहाँ एक बात है कि उस समय सरकार पर इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने का दबाव था। इस वजह से गवर्नमेंट ने सारे सिक्योरिटी सिस्टम को अनदेखा करते हुए सिर्फ बिजनेस और फैक्ट्रीज़ को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। जब ये फैक्ट्री सेटअप हो रही थी तब मध्य प्रदेश सरकार ने जोर देकर कहा यूसीआईएल में मशीनरी मैनुअल कंट्रोल से चलेंगी, जिससे कि लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। इस बात से सरकार ने अपने झोली में वोट तो समेट लिए, पर अगर आगे कभी कोई अनहोनी होती है उसके लिए क्या करना है इस बारे में सोचा ही नहीं। जहां सारी दुनिया कंप्यूटर सेफ्टी सिस्टम को अपना रही थी और छोटे से छोटा लीक भी ढूंढ ले रही थी, वहीं यूसीआईएल नाक से सूंघकर लीकेज का पता लगाने में बिजी थी। दरअसल शुरुआत से ही मध्य प्रदेश गवर्नमेंट यूसीआईएल के साथ खड़ी थी, क्योंकि यूसीआईएल में 22% शेयर तो खुद गवर्नमेंट की थी, जिस वजह से घटना की जिम्मेदार इंडियन गवर्नमेंट भी रही। सच तो यह है कि यूसीसी ने जब प्लांट के लिए आवेदन किया था उसमें MIC के बारे में लिखा तक नहीं था, और अगर इस प्लांट को आप मैप में देखेंगे तो सिर्फ ये रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर थी। वॉरेन मार्टिन एंडरसन, जो कि इस कंपनी के CEO और चेयरमैन थे, जो इस घटना के पूरे 4 दिन बाद अमेरिका से भारत आए, किसी गवर्नमेंट जेल में जाने की जगह उन्हें लग्जरी हाउस में अरेस्ट किया गया था। इतने बड़े हैरानी की बात है कि इतना कुछ होने के बाद एंडरसन को सिर्फ 1 घंटे में बेल मिल जाती है और उसे गवर्नमेंट की लाल बत्ती में एयरपोर्ट छोड़ दिया जाता है। एंडरसन को जाने के वक्त उसे गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से पेनल्टी में सिर्फ 25,000 रुपया भरा जाता है और ये कहकर जाने दिया जाता है अगर कभी ज़रूरत पड़े पूछताछ के लिए भारत आना पड़ेगा। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश अर्जुन सिंह ने अब उनके लिखे बुक द गेन ऑफ सैंड द आवर ग्लास ऑफ टाइम में कहा, उन्होंने एंडरसन को तब के होम सेक्रेटरी RD प्रधान के कॉल पर जाने दिया और RD प्रधान को यह ऑर्डर देने वाला और कोई नहीं बल्कि उस टाइम के यूनियन होम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव थे। फिर हुआ लीगल एक्शन का नाटक।
यूनाइटेड स्टेट और इंडियन गवर्नमेंट दोनों वारेन एंडरसन के ऊपर डिजास्टर का केस किया है। कंपनी और इंडियन गवर्नमेंट दोनों को कंपनसेशन देना था। भारत सरकार को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो प्रॉपर विक्टिम्स तक पहुँचे। भारत सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। 1985 को भोपाल गैस लीक एक्ट पास किया और बोला गया जितने भी लोग डिजास्टर में मरे हैं और वो जो हानि हुई है हम उनको देखेंगे। उसके बाद कंपनी और भारत सरकार दोनों में इस चीज़ को लेकर नेगोशिएशन होते रहे। कंपनी ने पहले कुछ ऑफ़र दिया, भारत सरकार ने उसे पूरी तरह से नकार दिया। फिर फरवरी 1989 में कंपनी ने बोला हम 470 मिलियन US$ भोपाल विक्टिम्स को देंगे। उसके बाद 2004 में एक वेलफेयर कमीशन भी बैठाई गई और 2006 में इस कमीशन ने ये बोल दिया हम जो भी अमाउंट मतलब कंपनसेशन मिला था वो विक्टिम्स तक बांट दिया है। अब एंडरसन का क्या हुआ देखिए, अमेरिका का इतना ज़्यादा ताकत है कि भारत भी कुछ नहीं कर सकता। भारत भी क्या करे, अमेरिका वहाँ से उड़ा ले गया। वहाँ पे ये मतलब इंसान 1986 में रिटायर हुआ। सोचो अगर ये भारत वापस आता तो लोग इसे मारते कम और घसीटते ज़्यादा, इसलिए वो भारत वापस बुलाने पर भी नहीं आया। तो भारत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया। वो अमेरिका में ही रहा, वहाँ पर उसके ऊपर केस चलते रहे और चलते रहे। एक कहावत है जिसके पास पैसा हो और पावर होता है उसके सामने गलती नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आज इतने सालों बाद भी भोपाल गैस स्ट्रेटजी का असर दिखते हैं। बचपन में जहरीली हवा में सांस लेने के वाले बच्चे बीमारियाँ से जूझ रहे हैं। ये सिर्फ एक डिजास्टर नहीं, ये एक इंसानी लापरवाही और कॉर्पोरेट नेग्लिजेंसी की जीता जागता सबूत है। आज भी हमें ये याद दिलाता है कि ये एक छोटी सी भूल लाखों ज़िंदगियों का सवेरा छीन सकती है। 1984 में यूसीसी ने यूसीआईएल में अपनी पूरी हिस्सेदारी मैक्रोइड रसल लिमिटेड नाम की एक भारतीय कंपनी को 170 करोड़ रुपए में बेच दिया। कंपनी ने उसका नाम बदलकर एवरेडी इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड कर दिया, जो भारत में काम कर रही है और काम करना इसकी जारी है।